आश्रित चर, स्वतंत्र चर को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर को बोलते हैं स्वतंत्र चर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मुख्यतः ये दो होते हैं और इन्हीं में एक दूसरे के ऊपर ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब जो स्वतंत्र होता है उसका प्रभाव आश्रित चर के ऊपर पड़ता है सामान्यतः। ऐसी स्थिति में हमेशा कुछ चरों का स्वरूप होता है वो स्थिर होता है और दूसरे तरह के जो चर होते हैं वो परिवर्तन कह सकते हैं परिवर्तनशील रहते हैं या परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो चर जैसे मान लो जनता का इसमें वही था कि लोगों का अभिमत जहाँ संग्रह करना हो अभिमत लोगों के जरूरत पड़ने पर बदल जाएंगे या उनको जब समय मिलेगा परिस्थिति मिलेगी उस स्थिति में बदलते रहते हैं। अपरिचालित का मतलब होता है स्थिर चर सामान्यतः जिसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। ठीक है, हमेशा एक चर जो होता है स्वतंत्र उसमें कभी परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है सामाजिक अनुसंधान होता है वहां पर आश्रित चर के प्रकृति के अनुरूप या कार्य कौशल के अनुरूप कई बार स्वतंत्र चर के स्वरूप में अनुसंधातक परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए चुनाव के लिए कुछ करना जनमत संग्रह करना है और ऐसी स्थिति में लोगों ने अपना पहले से अलग से मौन बनाया हुआ है, लेकिन कई बार कुछ पार्टियां जो होती हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने उद्दीपकों में परिवर्तन कर लेती हैं जैसे कि उनसे सहमत। ठीक है, चरों का अगला हमारे एक अनिति होगी शायद पाठ्यक्रम में अगला हिस्सा होगा उस समय चरों पर हम और डीपली चर्चा करेंगे। परिचालित और परिचालित का मतलब सामान्यतः संभाव्य और संभाव्य तो पढ़ा होगा। संभाव्य का मतलब होता है जो निश्चित हो स्थिर हो या फिर संभावना जिसमें की जा सके। दूसरा असंभाव्य चर वह होता है जहां पर संभावना नहीं होती है या किसी भी तरीके से करें हमें एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिले। ठीक है, उसमें जब चलेंगे तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में और चर का पूरा एक अनुभूति होगा शायद इसके बाद वही है। अच्छा हाँ तो ठीक है उस पर जब चलेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आज के चले शैक्षिक शोध के देखो एक तो अब तक हम पढ़े 3 प्रकार से विभाजित किए। वैज्ञानिक अनुसंधान के हम स्वरूप देखे जिसमें 3 प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान थे। फिर अनुसंधान के भेद देखे एक तरह से प्रकार देखे टाइप्स था। अब तीसरा यह है कि प्रत्युपागम के मतलब होता है कि अनुसंधान करने के तरीके के आधार पर 2 तरह का अनुसंधान होता है। तरीके से तात्पर्य जैसे मान लीजिए बाजार से कुछ सामान खरीदने गए हैं तो बाजार से सामान खरीदने गए हैं उस स्थिति में जब बाजार से कोई भी चीज खरीदना है जैसे आलू ले आ रहे हैं तो आलू की उपलब्धता रहती है बाजार में। आलू की उपलब्धता रहने से हम देख सकते हैं कि आलू की क्वांटिटी क्या है क्वालिटी क्या है और मात्रा कैसी है ये सारी चीजें देख सकते हैं। वहीं पर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ अनुमान के आधार पर खरीदते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आम खरीदना है, आम एक पेड़ पर लगे हुए हैं दोनों तरीके आम को उतार करके खरीद लिया जाए। जब उतारेंगे तो उसके सभी साइज भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। दूसरा वजन कितना हो रहा है कुल आम का यह भी पता चलेगा, संख्या कितनी हो रही है यह भी पता चलेगा। लेकिन यदि पेड़ पर लगे हुए संपूर्ण आम को एक साथ खरीदना तो उस स्थिति में हमारे पास कुल आम की ना ही संख्या उपलब्ध है और ना ही उनका वजन उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर आनुमानिक आंकड़ा अपनाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा जैसे कुछ अनाज का बंटवारा करना है 2 या 3 जगह बांटना है
तो दोनों ही तरीका है कि यदि वजन कर ले या बहुत ज्यादा है तो कोई ऐसा मानक उपकरण लेके बाल्टी उठा के एक एक बाल्टी तीनों में डालते गए, लास्ट में जो बचा उसको फिर हाथ से बांट दिया, बाल्टी से कम हुआ आधे आधे बाल्टी डाल दिया। तो ऐसे उसका कोई ना कोई हमें बंटवारा तो कर देते हैं, भाग कर देते हैं कि 3 टुकड़ों में हो गया, लेकिन एक निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है कि कितने केजी किस व्यक्ति के हिस्से में हुआ। हाँ, उसके बाद चूंकि एक मापक पैमाना था, बाल्टी उठा लिया था कोई या फिर कोई टीन ले लिया, टीन का कुछ निर्धारित होता है कि 10 केजी 15 केजी ये है तो लगभग ये इतना होगा। इसी प्रकार आम का हमने कर लिया तो आम को भी जो लोग उस पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, खरीदने या बेचने वाले, तो अनुमान करते हैं कि इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये साइज है तो इनका अनुमानित इतना लगभग आकार में तो दिखाई देता ही है, वजन इतना होगा, संख्या इतनी। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ एक ऐसा अनुसंधान होता है, एक ऐसा कार्य होता है जहाँ पर मात्रा, संख्या, भार सब निश्चित है, जैसे बाजार में आलू खरीद रहे थे। दूसरा ऐसा एक परिप्रेक्ष्य है जहां पर मात्रा या भार या उसकी स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पूर्णतः सामने नहीं है, सिर्फ उसके गुण दिखाई दे रहे हैं कि पेड़ पर लगे हुए आम अच्छे दिख रहे हैं, बस उसके आधार पर उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही जब इसको शिक्षा के क्षेत्र में ले आएंगे या शोध के क्षेत्र में ले आएंगे, तब इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो गुणों के आधार पर जिसका वर्णन होता है उसको बोलते हैं गुणात्मक अनुसंधान, और जो मात्रा के आधार पर हो रहा है उसको बोलते हैं मात्रात्मक अनुसंधान। 2 मुख्यतः इसमें भेद हो गया। इसका एक और उदाहरण लीजिए, आप कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में गए हैं, मोबाइल खरीदने गए हैं, ठीक है। मोबाइल में 2 मोबाइल ऐसे हैं जो एक ही गुणवत्ता उपलब्ध करा रहे हैं कार्यशैली की, उसकी साइज उतनी है, उसमें रैम कितना है, किस वर्जन पे चल रहा है, कैमरे की क्वालिटी क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, दोनों समान है, फिर भी आप देखे होंगे कि दोनों में अंतर होता है। वो अंतर किस तरह से हुआ, एक का रेट अलग है, दूसरे का रेट अलग है, क्यों हुआ, क्योंकि उसके वो सारे गुण जो उसको विश्वसनीय बनाती हैं, जिसकी वजह से एक का रेट ज्यादा हो रहा है, दूसरे के वो सारे पक्ष नहीं है जिसके चलते वो विश्वसनीय कम हो रहा है या फिर उसका रेट कम लगा है। तो मुख्यतः इन 2 आधारों पर भेद होता है और इसको एक बार और स्पष्ट देखते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं क्वालिटिव रिसर्च, क्वालिटिव मतलब गुणात्मक अनुसंधान। सामान्यतः इसमें एक जो लिखा हुआ एक पैराग्राफ इसको पढ़ते हैं पहले। सामान्यतः क्वालिटिव अनुसंधान की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े, ज्यादा आंकड़े नहीं होते हैं। उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही शोध करने का प्रयास करता है। यह वह अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई पर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास उससे संबंधित ज्यादा तथ्य नहीं होते हैं। ऐसे में वह संबंधित व्यक्तियों के विचारों को भी विशेष महत्व देता है, जिसमें मुख्यतः उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो थोड़ी कठिन हो। एक इससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है। आंकड़ा उपलब्ध से तात्पर्य मात्रात्मक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ठीक वैसे हमने चर्चा की जैसे पेड़ पर लगे हुए आम कितनी मात्रा में है, कितने भार है, इसकी उपलब्धता नहीं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो कोई समस्या ऐसी है जैसे ग्रामीण और शहरी। अभी आपके पास एक अच्छा एक उदाहरण है, 2 परिप्रेक्ष्य है भारत। आप देखिए जो शहरी विद्यालय है, यहाँ से पढ़े हुए बच्चों का सामान्यतः, चाहे आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन देख लीजिए या फिर इमोशनल क्वेश्चन देख लीजिए, इन दोनों में फर्क आएगा। ग्रामीण जो परिवेश में पल बढ़ रहे हैं उन बच्चों की अपेक्षा गांव में पढ़ने वाले बच्चों की और शहर में पढ़ने वाले बच्चों दोनों की बुद्धिलब्धियों में फर्क होगा। जब भी कि एक ही विद्यालय है, उदाहरण की केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय ही दिल्ली में जो है, लखनऊ में जो है, वहां के बच्चे और सुदूर क्षेत्र में कहीं जहाँ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, वहां पर वही केंद्रीय विद्यालय, स्टाफ भी वही है, करिकुलम भी वही है, पाठ्यचर्या भी उनकी यही है, शिक्षण की पद्धति विधि भी वही है, लैब का उनका स्ट्रक्चर वही है, और जो एक प्रोसेसिंग है नॉलेज सिस्टम
शिक्षणाधिगम प्रक्रिया की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो भी सेम है, दोनों केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन दोनों ही जगहों पर पढ़ रहे बच्चों के आईक्यू लेवल में फर्क होता है। दोनों का ही सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस एक जैसा नहीं है, मुख्यतः एक तो यह फर्क है। इससे आपको इसमें अनुसंधान करना हो कि आखिर यह भेद क्यों हो। तो इसका हमारे पास कोई मात्रा उपलब्ध नहीं है। इन दोनों जगह जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय दोनों है, फिर भी इनके आईक्यू लेवल में जो फर्क हो क्यों हो रहा है, यह एक समस्या है कि फर्क तो है, तो इसके कई कारण हम ढूंढेंगे। एक तो परिवेश का कारण ढूंढ लेंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति दोनों का समान नहीं है इसलिए, लेकिन ऐसा भी होगा कि गांव में रहने वाले बच्चे का भी शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिक या कम, दोनों में कुछ भी हो सकता है। यह कोई निश्चित नहीं है कि गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब हो और शहर वालों की ज्यादा अधिक है। तो इसका हमारे पास कुछ भी पुख्ता नहीं है, उपलब्ध संसाधन जो है उसके फैक्ट डेटा नहीं है। तो ऐसे अनुसंधान जो होंगे उनको हम गुणात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ जैसे मानव का व्यवहार, अभिवृत्तियां, अभिवृत्तियां मतलब सोचने का तरीका, सोच का फर्क। आप देखे हो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जरूरत पड़ रही है, सरकारी कोई काम हो रहा है तो दूसरे लोग सपोर्ट करने जाएंगे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सरकारी कार्य के लिए कुछ सामान लाके रखा गया तो उसमें से कुछ गायब ही हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने किया। तो मानवीय व्यवहार में जो फर्क है इसके लिए कोई उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, क्यों हटाया, किसने हटाया, किस आधार पर हटाया। भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, एक ही शहर के दो अलग अलग क्षेत्रों में जाइए तो दोनों जगह के लोगों का कार्य व्यवहार अलग अलग। तो इसका हमारे पास कुछ ऐसा जो है भौतिक स्थिति, भौतिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर माप तौल कर सके कि क्यों यह कारण है। उसी प्रकार अभिवृत्तियां किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो जाती है। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अभिवृत्ति दूसरे क्षेत्र में कम, दूसरे क्षेत्र में रहने वालों की अपेक्षा अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है। उसी प्रकार अभिप्रेरणा है, अनुभव है, तो इस प्रकार का मतलब अनुभव को, अभिप्रेरणा को, अभिवृत्ति को या मानव व्यवहार के स्वरूप को कुछ भी मात्रा देकर के मापना मुश्किल है। इसलिए इस तरह के जो भी अनुसंधान होते हैं उसको हम गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। उपलब्धि को हम माप सकते हैं लेकिन अभिवृत्ति को नहीं माप सकते। अभिवृत्ति अलग अलग हो सकती है, उपलब्धि एक जैसी मिल सकती है दोनों की। ठीक है, तो जो मात्रा के आधार पर जिसका मापन किया जा सके उसको बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रा को छोड़ करके जहां मात्रा उपलब्ध नहीं है उसके आधार पर जो मापन किया जाता है उसको गुणात्मक। एक बार दोनों को देख लेते हैं, फिर फर्क भी दोनों में देखें। ठीक है, आगे यही लिखा हो केस स्टडी, दार्शनिक अनुसंधान, साक्षात्कार, समूह वार्ता, गवेषणात्मक अनुसंधान, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? गवेषणात्मक अनुसंधान जब हम पढ़ रहे थे 3 प्रकार के अनुसंधान, उसमें हमने पढ़ा था आरंभिक वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर कि इसमें जो होता है ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ कथन नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ जब कथन नहीं है इसका मतलब गुणों के आधार पर कुछ विवेचना हो गई और जनरलाइजेशन इसी आधार पर उसका नहीं कर सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब रियलाइबिलिटी नहीं होती है, विश्वसनीय नहीं होता है हर जगह हर तरह से। कौन सा? गुणात्मक भेद आ सकता है। मात्रा के आधार पर तो विश्वसनीय हर बार वही मात्रा आ रहा है, लेकिन गुणात्मक है तो उस दर्जे तक विश्वसनीय नहीं है जिस तरह से मात्रात्मक अनुसंधान विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मात्रात्मक अनुसंधान के लिए आधा इसका एक लाभ होता है। गुणात्मक अनुसंधान कुछ ऐसे तथ्य देता है जिसके आधार पर हम टुकड़े टुकड़े में बांट करके मात्रात्मक अनुसंधान को देख सकते हैं। हाँ, एक और यहाँ पर है, जो गुणात्मक अनुसंधान होता है ना वो एकीकृत होता है, एक साथ बता देगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे भले केंद्रीय विद्यालय समूह के ही दोनों विद्यालय, इन दोनों ही जगहों पर पढ़ रहे बच्चों के उपलब्धि में जो अंतर है या फिर अभिवृत्ति में जो अंतर है उसके ये कारण हो सकते हैं, एक साथ कहेगा। वहीं पर मात्रात्मक अनुसंधान उन कारणों में एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान के लिए एक तरह से आधार देता है, एक स्टॉपेज दे देता है जिसपे रह करके आगे का कार्य किया जा सकता। अब मात्रात्मक अनुसंधान क्या है वस्तुतः, तो वो इस प्रकार का
जिसमें हमारे पास मात्रा डेटास होते हैं, जिसको कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड, जो सांख्यिकी तकनीक है, सांख्यिकी विधि है, उसके आधार पर किसी वैध तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए हमने बाजार के उदाहरण लिया था कि आलू खरीदना है, तो आलू बाजार में उपलब्ध है, देख सकते हैं कि 1 केजी में कितने आलू मिल रहे हैं। तौलवाने के बाद देखना चाहिए, तो 4-5 ही हो रहा है, हमें लगभग खाने वाले 5-7 लोग हैं। एक काम करो, 1 किलो और बढ़ा दो। लेकिन पेड़ पर लगे हुए जो आम थे, भले वो दिखाई दे रहे थे, उसको उतारने के बाद कम हो या ज्यादा हो, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। अब नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि हम मूल्य तो दे चुके। यहाँ पर 1 केजी लेते तो 1 केजी का मूल्य देते, 2 केजी ले रहे हैं तो 2 केजी का। और पेड़ पर देख करके जो उसको सिर्फ गुणात्मक तौर पे अपना लिए हैं, उसमें अब हम बढ़ाने या घटाने का प्रावधान उसमें नहीं रहता है, उपलब्धता नहीं। इसलिए मात्रात्मक जो होता है उसमें सांख्यिकीय विश्लेषण हो सकता है। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर परिणाम को हम एक तरह से वैलिड करा सकते, और वैलिड जब होगा तो यदि एक ही तरह की वैधता आ रही है कई बार कई पुनरावृत्ति में, तो विश्वसनीय भी होगा। आगे इसमें लिख रहे हैं, मात्रात्मक अनुसंधान करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है, जिसके लिए वह साक्षात्कार कर सकता है, सर्वे कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, इन विधियों का प्रयोग करता है। इसमें शोधकर्ता ऐसे चरों का प्रयोग करता है जिसका अंकीय मान हो। अंकीय मान मतलब अंकों के आधार पर जिसे बताया जा सके। जैसे वो कहेगा कि हमने 600 लोगों पर ये टेस्ट डाला और इन लोगों के जो प्राप्तांक थे वो 100 अंकों में से इतने 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 रहे, या समेकित रूप से एक साथ वही सिग्मा एक्स अपॉन एन लगा करके बताएगा इनका औसत प्राप्तांक इतना रहा। इसी को कह रहे हैं अंकीय मान। चर में कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकता है, कोरिलेशन, यदि दो चीजों को देख रहे हैं तो कर सकते हैं, बताया जा सकता है। फिर प्राप्त आंकड़ों को शोधकर्ता ग्राफ, सारणी आदि के द्वारा प्रस्तुत करके उनकी गणना को स्पष्ट कर सकता है, दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते सकता है। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या हुआ? एक तरह से हम देखें तो जो हमारा क्वालिटी रिसर्च था, गुणात्मक अनुसंधान था, वो मात्रात्मक अनुसंधान के लिए आधार दे रहा है। दूसरा जो गुणात्मक अनुसंधान था वो आधार देने के साथ साथ कोई मात्रा नहीं होने के कारण वो लोगों के कहे बातों पर भी विश्वास करके चलना पड़ रहा है। आप एक और चीज ध्यान रखिए कि 2 तरह के सोर्सेस होते हैं रिसर्च में। स्रोत जो है अनुसंधान में 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेस, दूसरे को सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी जो सोर्सेस होता है, प्राथमिक स्रोत होता है, वो व्यक्ति स्वयं करके देखता है। तो मात्रात्मक जो ये क्वांटिटी रिसर्च होता है ना, इसमें प्राइमरी सोर्सेस यूज होते हैं। प्राथमिक जो स्रोत है उनसे हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। जैसे किसी के ऊपर परीक्षण करना है तो उसके पास जा करके स्वयं प्रश्नावली भरवा करके उससे पूछेंगे इसके बारे में बताओ। दूसरा जो गुणात्मक होता है, क्वालिटी होता है, उसमें चूंकि सब सारी तथ्य हमें पता नहीं है कि गांव के बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं, तो दूसरों से पूछेंगे, समझेंगे, बताएंगे और दूसरों के बताए हुए चीजों को हम मान करके चलेंगे। तो वो जो दूसरे दे रहे आंकड़े उसके आधार पर हम अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं। तो मतलब प्रथम तो हो गया जो व्यक्ति उससे रूबरू हो रहा है, दूसरे हम हो गए जो उससे पूछ रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्सेस से आ रहे हैं, ये द्वितीयक स्रोत से अधिक सामग्री। इसमें कुछ अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला अंतर क्या है, गुणात्मक सोच पूछताछ पर निर्भर करता है। क्लियर है कि दूसरों से पूछेंगे कि इसके बारे में आपका क्या मत है, आप ही बताइए कि केंद्रीय विद्यालय एक ही है, संपूर्ण भारत में एक जैसी शिक्षा पद्धति है, फिर भी जो ग्रामीण है वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आईक्यू लेवल कम क्यों है, शहरी का ज्यादा क्यों? हमेशा यही प्रभाव होगा। ऐसा बहुत कम होगा कि ग्रामीण का ज्यादा हो और शहरी का कम हो। इसलिए हम एक तरह से इसमें यह शून्य प्राकल्पना के बजाय सकारात्मक शहरी के पक्ष में प्राकल्पना बना ले रहे हैं। ठीक है, तो पूछताछ पर यह निर्भर करता है और इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार के किसी भी संदर्भ का अध्ययन किया जा सकता है। और इसको यह जो शोध होता है गुणात्मक, मुख्यतः आंकड़ों के आधार पर गणनाओं पर निर्भर करता है, जिसमें मूल्यांकन एवं मापन का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर गणना, आंकड़ों के आधार पर मतलब एक पेड़ पर लगे हुए आम की संख्या कितनी,
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे आए हुए हैं उनका उपलब्धि के आधार पर कारण जानेंगे, क्यों ये बच्चे का प्रदर्शन कम हो रहा है और इनका प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, ये सब इसलिए आंकड़ों के आधार पर गणना कर लिया नॉर्मली, फैक्ट कारण मात्रा देकर के इस कारण से ये छड़ने ऐसा कहना मुश्किल। दूसरा, गुणात्मक जो शोध होती है पूरी समस्या एक बार में अध्ययन करता है, जबकि मात्रात्मक शोध उसका अध्ययन खंडों में करता है। यह क्लियर है? गुणात्मक शोध प्राइमरी सोर्सेज से नहीं आता है, सेकेंडरी सोर्सेज से आता है, तो कुछ करके पूरा रिपोर्ट एक साथ देता है। मात्रात्मक जो होता है वो प्राइमरी सोर्सेज तो एक एक विषय वस्तु को, एक एक खंड को व्याख्यायित करके अध्ययन किया जाता है। हमने यह भी इसमें चर्चा किया कि गुणात्मक शोध हमेशा मात्रात्मक शोध के लिए आधार देता है, स्पष्ट करता है कि क्यों आगे किन किन क्षेत्रों में हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, कुछ और एक तीसरा बिंदु है, जैसे गुणात्मक शोधकर्ता पर निर्भर करता है, अतः विषयगत होता है, जबकि मात्रात्मक शोध आंकड़ों पर निर्भर करता है, अतः ये ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुगत होता है। विषयगत से तात्पर्य हमने जिस तरह से सोचा समझा था वैसे व्यक्ति से उसके बारे में पूछ लिया गुणात्मक शोध में, तब वो व्यक्ति जो सी अपनी धारणा रखता है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के प्रति, केंद्रीय विद्यालय के प्रति, वहाँ के शिक्षकों के प्रति, उसी चीज को बताएगा। हमने कोई आंकड़ा, हमारे पास ऐसा फैक्ट था नहीं, हम प्रत्येक विद्यालय में जाकर के करना हमारे लिए असंभव होगा, या सरकार इसको कराएगी तो भी वो उतना सोचना कारगर नहीं होगा। आजकल आप देखे होंगे तथाकथित राज्यों में जो है कि नियम से पहले जो फार्मूला उसको देखा समझा, उससे व्यवहार को देखते हैं कि इसका वास्तव में प्रभाव क्या है, क्यों है, और इस कारण हो रहा है तो कम ज्यादा किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये दो अलग अलग विधियां, गुणात्मक में कौन सा है आगमन, और मात्रात्मक में कौन सा लगा रहे हैं निगमन। फिर गुणात्मक शोध में न्यादर्श का आकार छोटा रखा जाता है, जबकि मात्रात्मक में न्यादर्श का आकार बड़ा हो सकता है। न्यादर्श का क्यों गुणात्मक में छोटा रखा है? क्योंकि यह लगभग 20 से 30 क्षेत्रों का rupees received on Bharat Pay. मात्रा हमारे पास किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा, सिर्फ गुणों के आधार पर कुछ वर्णन करना होता है, इसीलिए कम रखते हैं कि 2-4 विद्यालय 2-4 गाँव में जाके सर्वे कर सकते, जबकि मात्रा में व्यक्तिगत अध्ययन होता है, वस्तुगत अध्ययन होता है, इसलिए इसमें आकार की दृष्टि से न्यादर्श की संख्या बड़ी दिखाई। फिर सातवां, गुणात्मक शोध में शोधकर्ता शब्द, पिक्चर या अन्य तथ्यों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करता है, जबकि मात्रात्मक शोध में केवल सांख्यिकी आंकड़े ही एकत्र करता है। जाहिर सी बात है, जो भी मिला, लोगों ने जो कहा वो शब्द, और जो उसने देखा उसका फोटो ला करके बताएगा, दिखाएगा, या फिर इसके अलावा कोई और वस्तु मिल गई जो किसी चीज को अभिव्यक्त कर रही है तो वस्तु। इसीलिए 3 चीजों को आप अंगीकृत किए, पहला तो शब्द कोई हो, कोई फोटो हो, या फिर कोई वस्तु हो, इनके आधार पर आंकड़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? गुणात्मक में, क्वालिटिव में, और क्वांटिटिव जो मात्रात्मक होता है उसमें सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, क्योंकि सारे स्वयं शोधकर्ता के द्वारा किए गए। फिर गुणात्मक शोध क्या होता है? शोधकर्ता केवल समस्या के आंतरिक पहलुओं पर प्रकाश डालकर उसको समझने का प्रयास करता है। यह है तो इसमें भेद है और कारण लोगों ने जो कहा उसको सुन करके लिख दिया। जबकि मात्रात्मक शोध क्या होता है? आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष, स्वयं वो शोध करके कोई प्रश्नावली बना के, साक्षात्कार लेके, सर्वे करके स्वयं एकत्रित किया है सारे तथ्य। उन तथ्यों को एकत्रित करने के बाद विश्लेषित करेगा, विश्लेषित करके ग्राफ में डालेगा, और फिर जो तुम्हें करना है या फिर तुलना करना है तो सांख्यिकीय मेथड लगा के फिर स्पष्ट करेगा कि इस कारण से ये है। उसमें सिर्फ कथन नहीं किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ग्राफ मानचित्र चित्रों के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, जो भी तथ्य है आंकड़े, जबकि गुणात्मक में ऐसा नहीं होता। फिर गुणात्मक शोध केवल समस्या के प्रारंभिक स्तर की जानकारी तक सीमित रहता है, जबकि मात्रात्मक शोध अंत की ओर अग्रसर होता है। कारण है इतना बता करके चुप रहेगा, क्यों? क्योंकि मात्रात्मक शोध के लिए आधार दे रहा है गुणात्मक। जब मात्रात्मक क्या क्या होता है? वहां से आगे की प्रक्रिया को पूरा करना, ये मात्रात्मक शोध कहता है।
क्वांटिटी। ठीक है, अभी बताइए किसी कोई संदेह है तो। क्लियर है? आपको संदेह हो तो अपना ऑन कीजिए माइक और बोलिए। ठीक है। पहला प्रश्न तो यही है कि शैक्षिक शोध के प्रति उपागम इसका क्या तात्पर्य? हाँ, एक तो प्रति उपागम से तात्पर्य यह है कि हमने शोध के तो पहले भेद कर लिए थे ना, वैज्ञानिक विधि के आधार पर बोध किए थे। शैक्षिक शोध वैज्ञानिक विधि के आधार पर 3 प्रकार का हमने निर्धारित कर दिया था। कौन कौन सा था? वैज्ञानिक पद्धति के आधार ठीक है, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर शैक्षिक शोध 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और नॉर्मल अनुसंधान के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। अब सिर्फ अप्रोच के आधार पे, उपागम अर्थात उपकरणों के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर जब हम देखें तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने सुना एक कुलपति एक प्रतिकुलपति। प्रतिकुलपति जो होता है वो कार्यकारी होता है, कार्य पद्धति के आधार पर। तो ठीक ऐसे ही शैक्षिक शोध में वैज्ञानिक विधियां 3 है, 3 प्रकार के ही अनुसंधान होते हैं, गवेषणात्मक और दूसरा व्याख्यात्मक और तीसरा वर्णनात्मक। लेकिन अब यहाँ पर उपकरण की दृष्टि से, कार्य पद्धति की दृष्टि से, इसीलिए उपागम अप्रोच की दृष्टि से इसको 2 भागों में अब बांटने लगे हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं था, लेकिन अब ये आने लगा है, इसीलिए नए तरीके से पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा भी गया कि इसको हम क्वांटिटिव और क्वालिटिव के आधार पर बांटे। रिसर्च को बांटना ही नहीं चाहिए क्वालिटी क्वांटिटी के आधार पर। फिर क्यों बांटते हैं, यह भी प्रश्न उठता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है ना जिनका उत्तर दर्शन ढूंढने का प्रयास कर रहा है, और दर्शन जब थक जाता है, थक क्या जाता है, दर्शन एक विचार परंपरा थक गया, जो उसमें से कुछ चीजों को जब हम फैक्ट सिद्ध कर देते हैं तब वो विज्ञान के अंतर्गत ले आते हैं, उससे पहले वो दर्शन का हिस्सा। तो इस दृष्टि से देखा जाता है कि कुछ चीजें मोटे तौर पे स्पष्ट है। यह तो सत्य है कि हर व्यक्ति ईश्वर को किसी न किसी रूप में मान रहा है। वो जान रहा है कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण हम तो नहीं कर पा रहे हैं, जब जो चाह रहा है वैसा हो रहा है, हमारी हाथ हमारे अनुसार इधर मुड़ रहे हैं, इधर नहीं मुड़ रही, यानी इसका नियंत्रक तो कोई और है, विधि व्यवस्था बनाने वाला कोई और है। हम यदि बदलाव कर भी दें तो एक वो अपवाद बन जाएगा। मान ली मेडिकल साइंस में इस तरह का करके देखा भी जाए तो अपवाद है आज भी, जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में, स्त्री को पुरुष के रूप में बदलने की प्रथा मेडिकल साइंस शुरू कर दी है। ठीक है, व्यक्ति के कई अंगों के प्रत्यारोपण का आजकल शुरू हो गया, प्रत्यारोपण करके चला रहे हैं, लेकिन इन सब को, ये सब आंशिक है, प्रभाव के साथ दुष्प्रभाव भी है, ये सारा एक हिस्सा है। तो इसलिए मोटे तौर पे कुछ चीजें कहा कि इतनी चीजों को तो हम बदल सकते हैं, सब कुछ बदला जा सकता है। धड़कन एक बार रुक जाए तो उसको चलाने के आज तक मेडिकल साइंस के पास कोई उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसा टर्म नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, विधि नहीं है तो वापस वो धड़कन को लाए। बाकी सब कर देंगे, सब सारा बदल देंगे काट पीट करके, लेकिन इसका तो मोटे तौर पे कुछ समस्याओं का भी समाधान हो, इसी को कहते हैं गुणों के आधार पर वर्णन करना कि इसका ये कार्य है, यहाँ तक किया जा सकता है, यहाँ से आगे नहीं। ठीक है, इसीलिए गुणात्मक और मात्रात्मक में बांट रहे हैं। और प्रति उपागम की मतलब ये है कि मूल उपागम वस्तुतः 3 तरह का हमने निर्धारित कर दिया। ये उपकरणों के आधार पर 3 और विवरण है जो स्पष्ट रखना चाहिए। अब इसी के अंतर्गत हमने गवेषणात्मक को रख लिया, मतलब जो पहला है ना क्वालिटी रिसर्च, इसी को बोलते हैं गवेषणात्मक अध्ययन। ठीक है, गुरुजी एक प्रश्न था कि जैसे बार बार हम जो बात कर रहे हैं कि मतलब अगर हम कोई शोध यहाँ पर करेंगे तो हम किसी और भी भौगोलिक स्थिति या कहीं और पे करेंगे तो वो मतलब वही रिजल्ट देगा जो इस समय दे रहा है, जैसे आपने पहले बताया था। तो गुरुजी जैसे हमने शोध किया कि संस्कृत के छात्रों की बुद्धि लगती और संस्कृत इतर छात्रों की बुद्धि लगती, और हमने उसमें से केंद्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर ले लिया छात्रों को, इसमें से यहाँ के छात्र ले लिए। अब जो यहाँ के छात्रों की बुद्धि लब्धि हो सकता है कोई ग्रामीण
में जो विद्यालय चल रहा हो, गुरुकुल चल रहा हो, तो वो मतलब उसमें करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। उनकी तुलना हम बाहरी संस्कृत मतलब बाहरी इतर संस्कृत छात्रों से करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। हम अगर यहाँ की करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। तो ये सर इसमें वस्तुनिष्ठता। हाँ, इसमें क्या आप जानना क्या चाह रहे हैं, बुद्धि लब्धि या संस्कृत का ज्ञान जानना क्या है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि जाननी है बस। तो संस्कृत और संस्कृतेतर छात्र से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। बुद्धि लब्धि एज के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। सब्जेक्ट का इफेक्ट बुद्धि लब्धि पर नहीं होता। सब्जेक्ट में अचीवमेंट उपलब्धि होगी, ठीक है जी सर। विषय का प्रभाव बुद्धि लब्धि में आंशिक होता है। इसलिए जो बुद्धि लब्धि के लिए प्रश्नावली बनाई जाती है वो इस तरह का बनाया जाता है कि किसी एक विषय का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे। अच्छा जी। ठीक है, आपने एक काम करना, जलोटा वाला परीक्षण किए थे? जी सर किए थे। जी। तो उसके प्रश्नावली को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो किसी एक क्षेत्र से एक है तो दूसरा दूसरे सेक्टर से। ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र के विज्ञान वालों के लिए सारा पेपर हो जाए आसान, गणित वालों के सारे, ऐसा नहीं होता है। वो प्रश्न पत्र इस तरह से बनाया ही जाता है कि किसी भी समूह के बच्चे हों, वो सभी बच्चे उसमें समान रूप से उत्तर दें, तभी तो उसकी विश्वसनीयता है। यदि वह प्रभाव नहीं होता तो विश्वसनीय नहीं माना जाए। ठीक है जी गुरुजी। आज परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण है, तभी ऐसा होता है कि भारत में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके जो बच्चे निकल रहे हैं उन सब का एक प्रदर्शन एक जैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए तो एनटीयू को लाया गया इन समस्याओं के समाधान के लिए। एक एंट्रेंस जब होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश पाने वाले बच्चों का एक तो मेंटल लेवल लगभग एक जैसा होगा। हाँ, अब उसमें हमने क्या किया, नई पद्धति चला दी कि जो पास नहीं हो पा रहे हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन, वापस से अपना होम एग्जाम ले रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पूर्ण गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और परीक्षा यदि गुणवत्तापूर्ण है तो पास करने के बाद बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे वो भी गुणवत्तापूर्ण होगा। तो विश्वसनीय परीक्षण होना चाहिए, विश्वसनीय व्यक्ति अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जी गुरुजी। अब आप अंतर कर पाएंगे क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रिसर्च में? एक दो प्रश्न पूछिए। नहीं, एक दो प्रश्न नहीं, अभी जैसे खत्म हो रहा है ना, कल शायद इसमें 2-3 बिंदु होगा, तो उसके बाद से कल के बाद एक बार ये सारा इकट्ठा करके पूछना अच्छा होगा ना। हर 2 दिन तो अभी खा करके उठे हैं तो याद तो रहेगा टेस्ट, 2-4 दिन बाद में पता चलेगा टेस्ट कैसा होता, पता चलेगा। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा। गवेषणात्मक सिद्धांत आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत, पर आधार मात्रात्मक अनुसंधान के लिए तय करेंगे। हमेशा गवेषणात्मक, हमने उदाहरण लिया था ना, जैसे बरमुंडा ट्रायंगल का लिया था, समस्या सॉल्व क्यों नहीं हुई आज तक। तो जो कुछ आएगा वो आगे के लिए आ जाएगा। अगला जो इसको अनुसंधान करना होगा वहां पर अब कितनी तीव्रता है, क्यों गायब होता है, क्या कोई गर्त है तो गर्त कितने दूरी पर है, कहाँ तक वो गया था, एक तो डूब के मर गया खत्म हो गया, ये दूसरे को आधार मिल जाए कि यहाँ तक सेफ है, यहाँ से आगे समस्या होती है। इसका निराकरण मात्रात्मक अनुसंधान के आधार पर। अब मात्रात्मक अनुसंधान करेंगे कि यहाँ तक रह के यहाँ कोई सब स्टेशन बना के आगे को देखा जाए कि वो क्यों रहा, तो ये आधार मिलेगा मात्रा। फिर इसमें न्यायादर्श तय हो जाएगा और सामान्यकरण भी। हाँ, एक चीज और है, देखो न्यायादर्श हर अनुसंधान में होना भी जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा न्यायादर्श के पीछे मत भागो, पॉपुलेशन होना जरूरी है। कहीं बहुत ज्यादा संख्या नहीं है तो पूरे पॉपुलेशन को न्यायादर्श के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, पता करना कि भारत में पारसी लोग कितने रहते हैं। ठीक है, पारसी लोगों के ऊपर जब वो कोई अध्ययन करना हो तो पॉपुलेशन को ही पूरा बनाना होगा, ना कि न्यायादर्श माना जाए। किसी पारसी व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं सुना, कोई नहीं सुना है पारसी धर्मावलंबी कौन? मैं यहाँ आते हैं 2-4 ईरानी है,
कहाँ से ले आए? गुरु जी यही थे। हाँ, तो बहुत और झूठ तो इसमें कि पॉपुलेशन की जो पूरा अध्ययन किया जा सकता है या इसमें कभी भी न्यायाधीश की जरूरत ही नहीं होगी, इतने गिने चुने हैं। अब पता करना आज कितनी संख्या है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा न्यायाधीश हर चीज में हो कोई जरूरी नहीं। ठीक है पुष्कर, तो सीधा सामान्यकरण हो जाएगा। न्यायाधीश का मतलब प्रतिनिधित्व करता होता है। प्रतिनिधि जब कोई संख्या बहुत कम हो, जैसे मान लो अभी एमएड के छात्रों के साथ एक बैठक करनी है, ठीक है, अब एमएड के पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं वहां पे आपके क्लास में? 17। तो 17 है। तो जब इन सबको एक साथ बैठा करके कोई मीटिंग करनी है तो ये सारे इसको बोलते हैं जनसंख्या। जब इसमें से किसी एक को बुला दिया जाए कि लाओ पुष्कर इनका प्रतिनिधि रहेगा, जाओ अपने साथियों से बात कर लो क्या करना है और आकर के हमारी मीटिंग में बैठो, सिर्फ एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। फिर वो जरूरत होगी तो वही जाकर के अपने बाकी साथियों से इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा। तो एक जो पुष्कर आया ना 17 का प्रतिनिधित्व करता है, इसको बोलते हैं न्यायाधीश। तो पूरे जो 17 है उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या। ठीक है, अब 17 बच्चों के साथ मीटिंग करना आराम से 17 को बैठा है सच है, लेकिन सोचिए 1700 होती तब क्या करते? तब न्यायाधीश की जरूरत होती। ठीक है, न्यायाधीश ये समझो कि अंगूर के गुच्छे से छोटा सा गुच्छा है, सबको काउंट कर लो गुच्छे में कितने अंगूर है, बहुत ज्यादा है, तब उसमें 2-4 को उठा के क्वालिटी देख लो कैसा है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। समाप्त करें? ठीक है। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।